नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं संजय समर। हमारे साथ राज्य के पूर्व मंत्री, सांसद और हुडको के निदेशक हैं रविंदर राय। रविंदर राय जी झारखंड की राजनीति कहें, देश की राजनीति कहें, इससे पूरी तरह से वाकिफ हैं। रविंदर राय जी, रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको बधाई भी है कि आपने छत्तीसगढ़ की जिम्मेवारी संभाली और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पताका आपने लहराया। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई है। आज हम रविंदर राय जी से बात करेंगे, पूरी तरह से राजनीतिक बात करेंगे और हुडको के निदेशक हैं। हुडको की क्या क्रिया प्रतिक्रिया या समाज में कितना इसको उठा करके अभी तक ले गए, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहला, ये जो विपक्ष आरोप लगाता है रविंदर राय जी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठ बोलती है। देखिए, एक पुरानी कहावत है, चोर को सारे नजर आते हैं चोर। जब अपने अकर्मण्यता को छिपाने की बात होती है, अपने असफलताओं को छिपाने की बात होती है, तो लोग दूसरे पर गलत आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में, खास करके नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जब पिछले 9 वर्षों से अधिक समय गुजरने लगा है और जो हमने आम जनता के बीच काम किया है या आम जनता के बीच सरकार की जो पहुंच बनी है, आम जनता उसे महसूस कर रही है। ये स्वाभाविक है कि जो राजनीतिक दल हैं और जो सरकार के खिलाफ हैं, वो उसको महसूस करके भी इनकार करते हैं। और ये तो कभी कह नहीं सकते कि सरकार जो कहती है या जो कर रही है वो सच है। वो यही कह सकते हैं कि सरकार झूठ बोलती है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति को जमीन से जोड़ करके काम करने का प्रयास और उसकी सफलता आजादी के बाद पहली बार कभी मिली तो अटल जी के समय मिली थी और बाद में फिर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। उपलब्धियां तो आप गिना रहे हैं। विपक्ष यह भी कहता है कि झारखंड में सबसे ज्यादा शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा। जिस मुकाम तक ले जाना चाहिए था आप लोग नहीं ले जा पाए, जबकि आप यहाँ मंत्री भी रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब झारखंड बना तो आप थोड़ा सा याद करें और थोड़ा 2000 के आसपास और 2005 तक को याद रखने वाले लोगों से अब बात करेंगे तो मुझे आपको लगेगा कि लोग उस समय महसूस किए थे कि बिहार से अलग होने के बाद झारखंड अचानक दिन दुगुनी रात चौगुनी की रफ्तार में आगे बढ़ा। सड़क का निर्माण हो, कानून व्यवस्था का बात हो, गांव में जाकर स्वयं मुख्यमंत्री और मंत्री कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, नक्सलियों को जनता के माध्यम से दबाना, प्रशासन के माध्यम से दबाना और भय युक्त जो जीवन था यहां उससे मुक्त करना। सारे पलामू प्रमंडल से लेकर के चतरा से लेकर के, नहीं मैं बता रहा हूं, हजारीबाग के कुछ पार्ट, बहुत बड़े क्षेत्र में जहां नक्सलियों ने खेती बंद कर दी थी, उन्होंने खेत छोड़ करके वो फिर भाग गए और फिर से जो खेत के मालिक थे उनको खेत में काम करने का अवसर मिला। जहां तक अधिक समय तक काम करने का मामला है, शिबू सोरेन भी यहां मुख्यमंत्री रहे, हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री रहे। यहां पर राष्ट्रपति शासन कांग्रेसियों ने लगाया और जो राज्यपाल यहां रहे वो भ्रष्टाचार में फंसे, दंडित हुए। तो यदि 23 वर्षों के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने 12-13 वर्षों तक शासन किया तो 10 वर्षों तक विरोधियों ने भी शासन किया, चाहे वो राष्ट्रपति के शासन के माध्यम से हो या कांग्रेस जेएमएम के नेतृत्व में कांग्रेस की शासन हो। इन कांग्रेस के लोगों ने शासन सीधा या घुमाकर अप्रत्यक्ष रूप से इस राज्य में उतना ही किया, 1-2 साल का अंतर है। लेकिन आज जो भी झारखंड में विकास दिखा है आपको, वो मुझे लगता है कि कोई भी ईमानदार आदमी बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकाल में किया हुआ काम है। आज विधानसभा बना, नया हाईकोर्ट बना, वो सब बन नहीं रहे थे। जितने भी यहाँ पर सड़कें बनी है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, वो सब बीजेपी के देन है। लेकिन वर्तमान हेमंत सरकार तो कहती है कि हम काम करना चाहते हैं, आप लोग काम नहीं करते हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ऐसे करके डिस्टर्ब किया जा रहा है। ईडी ने किस डीसी को मना किया काम करने से? किस एसपी को कहा कि कानून व्यवस्था को कमजोर करो और तुम कानून व्यवस्था को कंट्रोल न करो? किस सेक्रेटरी को, जो सेक्रेटरी भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए, वैसे आईएएस आदि जेल में हैं, तो ये तो खुशी की बात है। क्योंकि लोग मानते थे कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार पकड़ने वाला दुनिया में कोई है नहीं। आज मोदी के राज में, बीजेपी के राज में आईएएस जो सेक्रेटरी रैंक में थे और भ्रष्टाचार किया, बड़े बड़े आलीशान मकान बनाए, बिजनेस खड़ा किए, आज वर्षों से जेल में बंद हैं। और जो उनके साथ मिलकर के भ्रष्टाचार किए, तो उनके छोटे गुमास्ते जो हैं कर्मचारी और उनके सहयोगी, वो जेल में हैं। लेकिन जो आका है वो कहता है मैं बाहर रहना चाहता हूं। मुझे लगता है हमारा आदर्श है, लालकृष्ण आडवाणी ने एक हवाला का छोटा सा उन पर आंच आई तो उन्होंने सदस्यता त्याग करके कहा कि जब तक जांच में हम साफ साफ नहीं आएंगे, मैं संसद में कदम नहीं रखूंगा। 6 बार बुला दिया ईडी ने। आप अपनी बात दुनिया को सामने रख करके बोलिए तो सही कि मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। क्यों नहीं बोलना चाहते? क्यों छुपाना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में आम आदमी और यहां का बुद्धिजीवी सही और गलत नहीं समझता है। मरकच्चो के ब्लॉक में मैं छोटा सा, मैं सांसद था, मैं बता रहा हूं। जरूर जरूर। मरकच्चो ब्लॉक कैंपस में सागवन के पेड़ थे सैकड़ों साल पुराने, और वो अचानक रातों रात 6 पेड़, जिस एक एक पेड़ का दाम कीमत होगा 1 लाख सवा लाख रुपया, वो रात भर में गायब हो गए। आरोप आया किसी आईएएस पर जो डीसी थे वहां, आज वो जेल में है। तो जो छोटी छोटी चीजों पे भी लोभ का सवरण न कर सके, पेड़ पौधा काट करके भी भ्रष्टाचार कर सकता है, और उसके आरोप जनता ने लगाए थे। सिद्ध हुआ नहीं हुआ मुझे वो तो सरकार बताएगी। खैर वो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आरोप लगे हैं और ईडी सामने आ रहा है तो उसके सामने डटकर बोलना चाहिए। उसके सवालों का जवाब देकर के ईडी का मुंह बंद करना चाहिए। जनता के सामने बोलने से काम नहीं चलेगा। कोर्ट में केस होता है, कोर्ट में गवाही होती है। सीबीआई यदि जांच कर रही है तो सीबीआई के पास जाके बताना पड़ता है कि ये चीज है, आपको गलत सूचना दी गई है। और जो गलत सूचना सामने आती है प्रमाण के साथ, तो कोई भी जांच एजेंसी उसको किनारे करता है। सत्ता पक्ष झारखंड का सीधे आरोप लगाता है कि विपक्ष अनाप शनाप आरोप लगाता है, यहां तक कि विधानसभा चलने तक नहीं देता है। जिसमें कोई मुद्दा नहीं होता उसको भी लोग उठा करके डिस्टर्ब करते हैं, जिसके चलते जनता का काम नहीं चलता है। ये तो संस्कृति किसने, जब बीजेपी की सरकार रहती है तो यही काम यूपीए वाले लोग करते हैं। अब यूपीए से जायज कितना है? आप अनुभवी हैं और राजनीति में है, विधानसभा विरोध के लिए विरोध किया जाए, ये कितना जायज है? नहीं, विधानसभा का संचालन होना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का आईना है वो, मैं ये मानता हूं। कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिस पर सरकार नहीं सुनती है और आसन यदि नहीं उसको मौका देता है तो लोग अपना गुस्सा प्रकट कर देते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आरोप यदि आते हैं तो आरोप का जवाब देने के लिए कोई भी सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेह है और संवेदनशील है, उसको ऑलवेज तैयार होना चाहिए। उनको कहना चाहिए मैं खुले मंच पर जवाब देने के लिए तैयार हूं। ईडी आकर के मुझे खुले मंच पर पूछे, मैं जनता के सामने जवाब दूंगा। क्यों नहीं चैलेंज करते हैं? क्यों नहीं चुनौती देते हैं? बंद कमरे में जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही है, जनता के सामने जवाब क्या देंगे? तो जो भी आरोप लगा रहा है विपक्ष, उसको आप क्या माने, किस नजरिया से क्या देख रहे हैं? वो उनका भी सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं उस नजरिया से? ये मानता हूं कि यूपीए सरकार कांग्रेस के जाल में फंसी हुई सरकार है, ये आज की झारखंड की सरकार, और अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए जनता दरबार लगा रही है।
और लोगों में ये प्रचार कर रही है आने वाले चुनाव में उनको जनता के पास जाना है, सरकारी माध्यम के माध्यम से सरकारी साधनों का उपयोग करके अब वो चुनाव प्रचार शुरू किए हैं। और ये चुनाव प्रचार करने का तरीका है उनका, क्योंकि उनको पता है ये सरकार कितने दिन टिकेगी पता नहीं, और अब उनको चुनाव में जाना होगा तो अपनी बात कह करके और सरकारी साधन का दुरुपयोग करके वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभी जो काम हो रहा है वो नहीं है। पूरी तरह से दिग्भ्रमित वर्तमान झारखंड की जो सरकार है, जिसको एनडीए का यूपीए की सरकार कहिए या इंडिया की सरकार करिए, दिग्भ्रमित है, इमेच्योर नेतृत्व के साथ चल रहा है। अब चुनाव की बात आपने ले ली तो बस अब हमें लगता है कि कुछ हफ्ते ही बाकी हैं चुनाव लोकसभा की घोषणा करने के लिए। तो इंडिया से कितने भयभीत है एनडीए, क्यों या इंडिया को किस नजर से देख रहे हैं? मैं एक तो कहूंगा INDIA ये इंडिया है नहीं। ऐसे हम ये कहते रहे हैं कि गोरे चमड़ी वाले अंग्रेज चले गए, काले चमड़ी वाले अंग्रेज यहां इस देश में रह गए और वो कांग्रेस के रूप में रहे। मुझे लगता है कि फिर कहीं न कहीं यही सत्य कथन है कि अंग्रेजी मानसिकता और अंग्रेजी नियम कानून से हिंदुस्तान को चलाने का जो परंपरा बनाया था कांग्रेस ने, वो इंडिया वाले लोग हैं। हम भारतीयकरण कर रहे हैं शासन का, संविधान का। समय के अनुसार परिवर्तन हो रहे हैं। हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, विदेशों का देशानुकूल और देश का युगानुकूल विचार होना चाहिए। कई चीजें आज संविधान में परिवर्तन आए, कानून में परिवर्तन आए। सारे आपराधिक कानून जो बनाए गए थे संविधान में थे, वो सब अंग्रेजों के दिए हुए थे, भारतीय पूत नहीं थी उसमें। तो अब वो जो चुनाव आ रहा है उसमें ये लोग लाख कोशिश कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस देश की जनता ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस देश को जो प्रगति का रास्ता मिलना चाहिए, जो विश्व में अपना प्रभावकारी स्थान मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों का नेतृत्व भाजपा के नेतृत्व में, श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में हमने सम्मान पाया है, हमने आत्मनिर्भरता पाई है। आज आप देख लीजिए, आज के अखबारों में, आज ही के अखबार में आया है कि चाइना की प्रशासन परेशान है कि हमारे प्रोडक्ट इंडिया में बिकने बंद हो गए, बिकने से मजबूर। जो चाइना का प्रोडक्ट छोटी छोटी चीजों में हिंदुस्तान के बाजार में छा गया था, मोदी जी के एक आह्वान पर कि लोग वोकल फॉर लोकल, आज चाइना परेशान हो गया और आज उसके आका का आ गया स्टेटमेंट कि हमारे मार्केट को और हमारे प्रोडक्ट को इंडिया में योजनाबद्ध तरीके से रोका न, तरजीह नहीं मिल रही है पहले जैसे तरजीह। पहली बार हमको देखने को मिला। आप ये इस बात का अंदाजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत हो रही है। अभी एक विश्वकर्मा योजना आया है। मैं देखिए पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, वास्तव में इस देश के कुम्हार, इस देश के बढ़ई, इस देश के लोहार, इस देश के नाई, इस देश के बुनकर, इस देश के माली, ये सभी जितने थे, इस देश के सोनार, इस देश के कारीगर जो हीरा तराशते थे, मोती तराशते थे, उनको कभी भी हमने अपने अर्थनीति में स्थान नहीं दिया था। हमारी पहचान वही थी कि अंगूठी के से मलमल निकाल देने का, साड़ी निकालने का। उस ओर भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार गई है और उसमें लाखों करोड़ रुपए डाले गए हैं कि ताकि ऐसे जो कारीगर, जो जन्मजात कारीगर हैं, जिनके डीएनए में है, उस डीएनए को उचित अवसर सरकारी संरक्षण में मिले और भारत की अपनी जो विरासत है अर्थ की, वो विरासत सांस्कृतिक रूप से विकसित हो। अब बिहार में जातीय गणना हो चुका है। यहाँ के सत्ताधारी कुछ लोग जातीय गणना की बात कर रहे हैं कि जातीय गणना होना चाहिए। कितने सच है ये बात, या कितना होना चाहिए? बिना गणना किए बिहार को जातिवाद के दलदल में इन विरोधी लोगों ने 25 वर्षों तक धकेल कर रखा। तब भी वो जाति का गणना करते थे। वो सरकारी रिकॉर्ड में आज वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य उस गणना का कितना है, उसकी प्रामाणिकता अभी तक जनता के सामने नहीं आई है।
लोकतंत्र है, सारी बात प्रामाणिकता के साथ सामने आना चाहिए, आम आवाम के सामने आना चाहिए। मुझे लगता है कि जब व्यक्ति कर्महीन हो जाता है, सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए कोई रास्ता नहीं खोजता है, तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे समाज उलझते रहे, झगड़ते रहे और हमारी असफलताओं की ओर न देखे और अपनी क्षुद्र भावनाओं में झगड़ा करके समय गुजार दे। मुझे लगता है कि जिन चीजों के लिए जातीय आरक्षण या जातीय सर्वेक्षण हो रहा है, जिन लोगों को जितने दूर तक आपने दिया उसमें कितने लोगों को जीवन स्तर उठा है, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण में एक ही परिवार को कितने बार लाभ मिलना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। जातीय जनगणना आप किस लिए करना चाहते हैं? आर्थिक विकास के लिए या उनका सामाजिक सम्मान उठाने के लिए या समाज का विभाजन करने के लिए? आज जो जातीय जनगणना है, मुझे लगता है कि इनके पास साधन बढ़ाने की क्षमता तो है नहीं, सिर्फ समाज में विभाजन करने की क्षमता है, वो इस रूप में कर रहे हैं। विपक्ष एक और बात कहता है कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ के देखना चाहिए और नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको जोड़ रही है, कर रही है। धर्म विहीन राजनीति पापियों की राजनीति हो जाएगी, असभ्यों की राजनीति हो जाएगी। धर्म का मतलब होता है नैतिकता, धर्म का मतलब होता है चरित्र, धर्म का मतलब होता है जीवन जीने की पद्धति। और वह जो पद्धति है, यदि नैतिकता खत्म हो गई, यदि हमारी मर्यादाएं खत्म हो गई, व्यवहार खत्म हो गया, उपासना पद्धति के आधार पर सरकार नहीं चलेगी। उपासना पद्धति के आधार पर राजनीति नहीं चलनी चाहिए। लेकिन धर्म विहीन राजनीति तो ये अनपढ़ों की राजनीति होगी, असभ्यों की राजनीति होगी। धर्म का मतलब है कि कहीं न कहीं नैतिकता के सामने इंसान झुके, हमारे मूल्यों के सामने जीवन मूल्य जो है उसके सामने मनुष्य का जो आचरण है वो उससे बंध करके चले, निर्लजों की तरह व्यवहार न करे, लोक लाज रहे, मर्यादा रहे। यही है धर्म। और ये धर्म विहीन जिसने भी किया, दुर्योधन ने किया धर्म विहीन राजनीति, बर्बाद हो गया। लेकिन गलतियों पर भी, जुआ खेलना गलत था, धर्मराज युधिष्ठिर ने गलत किया, और गलत किया तो उसको उन्होंने स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई, 13 वर्ष वनवास रहे। लोक लाज और नैतिकता, इसके बिना राज चलाने वाला व्यक्ति कभी इंसाफ नहीं कर सकता। ये पापी लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं, धर्म की व्याख्या नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ बता दिया तो भी जानने के लिए तैयार नहीं है। विभाजन के लिए जैसे जातीय जनगणना करते हैं, वैसे धर्म की व्याख्या भी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए होते हैं। अच्छा, अब आपसे थोड़ा राजनीतिक से हट करके बात करेंगे, जिसके आप निदेशक हैं, उस पर मैं चर्चा करूं तो हुडको की स्थापना 1970 में हुई थी। जिस उद्देश्य से हुआ वहां तक क्या पहुंच पाया है? क्योंकि ये 52-53 साल हो गए। मैं एक बात बताऊंगा, हुडको मैं 2 वर्ष से उसके साथ हूं और मैं उसकी ऑडिट कमेटी का चेयरमैन भी हूं। 2012 तक प्राइवेट इंटरप्रेन्योर और प्राइवेट जो मांगने वाले लोग थे उनको भी कर्ज हुडको पैसे देती थी। एक प्रकार के भारत सरकार का वो बैंकिंग व्यवस्था है, देश के विकास के लिए उसका काम करना है। वो सारे जो केसेस थे वो फेल कर गए। जो व्यक्तिगत रूप से जो दिए गए लोन, उसकी उगाही नहीं हुई, इसको एनपीए आप कह सकते हैं, सब फेल कर गए। तो मजबूरी में यह निर्णय लेना पड़ा कि अब देश की विकास के लिए हुडको का प्रयोग होना चाहिए और राज्य सरकारों को सहयोग करने के लिए हम काम करें। और अभी हम उसके बिजनेस को काफी आगे बढ़ाए हैं। पिछले 2-3 वर्षों में 3 गुना मेरा बिजनेस बढ़ा है। अब झारखंड में ही देखिए, आप विधानसभा बनाने की जरूरत पड़ी तो हुडको ने लोन दिया, हुडको के लोन से बना। यहाँ न्यायालय छोटी सी जगह पर चल रही थी, न्यायालय का नया भवन और जजों के लिए नए न्यायालय की व्यवस्था करनी थी, तो हुडको ने, भारत राज्य सरकार ने मांगा, हमने उसको लोन दिया। और हम आज भी यहाँ पावर प्लांट स्थापित करने के लिए, ताकि बिजली की समस्या ना हो, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास में राज्य सरकार के जो अंश हैं उसके देने के लिए, या इस प्रकार के जो भी सरकार से जुड़ी हुई गरीबों के उत्थान के लिए आवासीय व्यवस्था है,
बिजली की व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए राज्य सरकार से हम बराबर आग्रह करते हैं और हमारे पदाधिकारी मिलते हैं कि आपको हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मतलब झारखंड के लिए हुडको आपके माध्यम से बिल्कुल समर्पित है और सरकार अपनी योजना दे कि हम ये विकास करना चाहते हैं, हुडको सहयोग देने के लिए तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, अब अंतिम प्रश्न, लोकसभा चुनाव नजदीक है, झारखंड में 14 सीट है, 14 में 12 सीट अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है और देश में तो शासन ही है, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, उम्मीद हम 12 तो जीते हैं, मैं जब अध्यक्ष था तब भी 12 जीते थे और 12 आज भी है। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी एक प्रयास कर रही है कि हम 14 की 14 सीट जीतें और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हम 14 सीट जीतने में सफल होंगे, पीछे बार से आगे बढ़ेंगे। ये जनता की भावना है, मोदी जी के प्रति लोगों में जो आकर्षण है, जो उनके प्रति विश्वास है, जो आस्था है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को आम जनता अपना पार्टी मानकर या अपनी सरकार मानकर के उसको वोट देती है। मैं छत्तीसगढ़ में था, मैं आपको बताऊं, या आप देखे होंगे मध्य प्रदेश में भी कि शिवराज सिंह चौहान जब जाते थे तो माताएं बहनें कहती थी, भैया मैंने वोट दिया है, हमारी पार्टी जीतेगी। यानी जनता जब ये कहे कि हमारी पार्टी जीतेगी तो समझिए आप जनता के नजदीक चले गए। मुझे लगता है झारखंड में भी झारखंड की जनता ये कहेगी कि हमारी पार्टी जीतेगी और वो भाजपा जीतेगी। तो ये कैसे होता है? जनता ये कैसे बता रही है कि भाई हमारी पार्टी, क्या आखिर क्या जादू है? क्योंकि विपक्ष भी ये जानना चाहता है और लोग भी, आखिर ये जादू क्या है? नहीं, ऐसा है, क्या पूरी तरह मार्केटिंग कुछ है? भी नहीं है, हमारी कर्मठता है, हमारे कार्यकर्ताओं की कर्मठता। हमारे कार्यकर्ता एक दिन भी बैठे नहीं रहते हैं। मैं बताऊं आपको कि बूथ कमेटी, प्रखंड कमेटी, अब यहां पे सारे राज्यों में प्रखंड के स्तर पर जिला के संगठन चलाने वाले लोग राजनीतिक पार्टी हैं। कांग्रेस पार्टी है तो यहां पर अधिक जितने प्रखंड हैं उतने ही उनकी कमेटियां हैं। बीजेपी का संगठन विस्तार हुआ, मैंने अध्यक्ष काल में हमारे जहां 300 प्रखंड थे, हमने उसको 500-550 मंडल बनाए, चूंकि संगठन का विस्तार करना था। सारे कार्यकर्ता इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि कोई ऐसा सप्ताह नहीं है जब कोई कार्यक्रम बीजेपी ने न दिया, और वो केंद्र से लेकर के, प्रदेश से लेकर के जिला तक प्रतिदिन कार्यक्रमों का मॉनिटरिंग होता है। यानी हर दिन एक एक कार्यकर्ता जो बीजेपी का है उसको सक्रिय रहना पड़ता है, और रहता है, स्वेच्छा से रहता है। जनता से जीवंत संबंध, उसके सुख दुख में हर दिन खड़ा होने का हमारी जो पद्धति है वो चुनाव के परिणाम को सुनिश्चित करती है। यही है मंत्र। आप कोई तिकड़म करके बहुत दिन तक जनता को भुला नहीं सकते। जनता का समर्थन यदि लेना है तो आपको उसके साथ दैनंदिन जीवन में जुड़ना पड़ेगा। गैस सिलेंडर यदि खत्म हो गया है तो उसको गैस सिलेंडर समय पर मिल जाए। उसके घर में किसी प्रकार आफत विपत पड़ा है तो उसके घर में कोई 4 आदमी खड़ा होकर के उसकी मदद करने वाला हो। तो हम तो यहां तक ये कहते हैं कि किसी घर में यदि किसी बहन की प्रसव पीड़ा है, उसके घर में कोई नहीं तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाओ। तो सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते हैं और उससे राजनीतिक परिणाम निकलता है। यही हमारा मंत्र है। ठीक ही कहा रविंदर राय जी ने। आवश्यकता की जो पूर्ति करती है उसके लिए मोह उत्पन्न होता है, फिर सब कुछ लुटाने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। अब देखना है कि घोषणा होती है चुनाव की, उसमें मतदान होता है, मतगणना के बाद कौन जीतता है और कौन हारता है ये तो समय ही बताएगा। रविंदर राय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इजाजत, फिर मिलते हैं किसी नए शख्स के साथ। नमस्कार।